आज के क्लास में हम लोग क्रोमाइट, क्रोम मैग और मैग क्रोम रिफ्रैक्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं। तीनों रिफ्रैक्ट्री में क्या डिफरेंस होता है उसको देखेंगे और क्रोम मैग और मैग क्रोम रिफ्रैक्ट्री बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी उसको भी हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर का लर्निंग आउटकम होगा क्रोमाइट, क्रोम मैग और मैग क्रोम ब्रिक्स को डिफाइन करना और क्या क्या इसके लिए रॉ मटेरियल यूज़ होता है उसको रिकॉग्नाइज करना और इसके एप्लीकेशन को जानना। आज के लेक्चर में हम लोग तीन ब्रिक्स को कवर करने वाले हैं, तीन रिफ्रैक्ट्री कवर करने वाले हैं, जो क्रोमाइट है, क्रोम मैग है और मैग क्रोम रिफ्रैक्ट्री है। तीनों रिफ्रैक्ट्री बनाने के लिए जो कॉमन कंपोनेंट यूज होता है वो है क्रोमाइट। क्रोमाइट जो है वो प्रिंसिपल ओर है क्रोम, जिसमें कि क्रोमियम मेटल के साथ साथ आयरन ऑक्साइड्स मेटल्स रहते हैं, जिसका केमिकल फार्मूला FeO.Cr2O3 होता है। ये स्पिनेल के फॉर्म में पाया जाता है। आप लोग थर्ड सेमेस्टर में स्पिनेल पढ़े थे, जो कि 2 ऑक्साइड्स का कॉम्बिनेशन होता है। इसी क्रोमाइट से हम लोग जो कि नेचुरल सोर्स है, नेचुरली अकरिंग मटेरियल है, इसी क्रोमाइट से हम लोग इकोनॉमिकल क्रोमियम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्रोमियम मेटल बनाने के लिए इसी क्रोमाइट का यूज किया जाता है। साथ ही साथ इस क्रोमाइट का यूज हम लोग रिफ्रैक्ट्री बनाने के लिए करते हैं। जब हम लोग इसका कैल्सिनेशन करते हैं तो हमें क्रोमा मिलता है। जैसे डोलोमाइट का कैल्सिनेशन किए तो डोलोमा मिला था ना हमें, और मैग्नीसाइट का कैल्सिनेशन किए तो मैग्नीशिया मिला था। इसी तरह से जब हम लोग इसका कैल्सिनेशन करते हैं तो ये हमें क्रोमा देता है, क्रोमिया देता है। और इस क्रोमिया का यूजफुलनेस क्या है एज ए रिफ्रैक्ट्री, तो इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, अबाउट 2180 डिग्री सेंटीग्रेड। साथ ही साथ इसमें का थर्मल एक्सपांसन जो है वो मॉडरेट होता है और ये एक नेचुरल केमिकल बिहेवियर का मटेरियल है। ये नेचुरल नेचर का मटेरियल है, न्यूट्रल नेचर का मटेरियल है। और इसका कोरोजन रेजिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। हम लोग जानते हैं क्या, जो भी रिफ्रैक्ट्री एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो कोरोजन रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। यदि हाई नहीं होगा तो स्लैग के कांटेक्ट में आएगा तो वो आसानी से कोरोड हो जाएगा या इरोड हो जाएगा, या ग्लास के कांटेक्ट में आएगा तो वो आसानी से इरोड हो जाएगा या कोरोड हो जाएगा। तो कोरोजन रेजिस्टेंस हमको बहुत हाई चाहिए। साथ ही साथ थर्मल एक्सपांसन कोफिशिएंट जो है वो लो चाहिए, क्योंकि यदि हम लोग ब्रिक्स बनाएंगे थर्मल एक्सपांशन काफ़ी ज़्यादा होता है तो वो एक्सपांड उतना ज़्यादा करेगा और कॉन्ट्रैक्ट भी उतना ज़्यादा करेगा। तो इससे क्या है, ब्रिक्स फेल होंगे और ब्रिक्स में के अंदर क्रैक का फॉर्मेशन होगा। तो ये सब प्रॉपर्टीज जो है क्रोमाइट को बहुत यूजफुल बनाता है रिफ्रैक्ट्री बनाने के लिए। मेल्टिंग टेम्परेचर हाई है इसका और थर्मल एक्सपांसन कोफिशिएंट काफ़ी कम है और न्यूट्रल टाइप का बिहेवियर है इस मटेरियल का। साथ ही साथ इसका जो है हाई कोरोजन रेजिस्टेंस है। इसके अलावे जो है इसका थर्मल शॉक रेजिस्टेंस भी जो है काफ़ी अच्छा होता है और स्लैग कोरोजन रेजिस्टेंस भी काफ़ी अच्छा होता है। साथ ही साथ थर्मल एक्सपांसन कोफिशिएंट कम होने के वजह से वॉल्यूम स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छा होता है। जब हम लोग हीट करते हैं या कूल करते हैं तो वॉल्यूम का ना बहुत एक्सपांसन होता है ना ही कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसको हम लोग वॉल्यूम स्टेबिलिटी कहते हैं। और इस क्रोमाइट का यूज करने से वॉल्यूम स्टेबिलिटी भी ब्रिक्स का काफ़ी अच्छा होता है और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी रिफ्रैक्ट्री में प्रोवाइड करती है। तो ये सब एडवांटेज होता है क्रोमाइट का। लेकिन इन सब एडवांटेज के बाद सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्रोमाइट का है या क्रोमियम ऑक्साइड्स का है कि ये हेल्थ के लिए हेजार्डियस होता है। ये कैंसर पैदा करता है और कई सारे और भी डिजीजेस पैदा करते हैं, तो ये हेल्थ के लिए हेजार्डियस होता है।
तो इस वजह से हम लोग जो है प्योर क्रोमाइट ब्रिक्स का यूज रिलेटिवली रेयर ही करते हैं, बहुत कम ही ये में करते हैं। इनफैक्ट जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ सब ये क्रोमाइट, प्योर क्रोमाइट ब्रिक्स बैन अब हो गया। अब क्या है, इतना अच्छे प्रॉपर्टीज होने के कारण हम क्रोमाइट ब्रिक्स को, क्रोमाइट मटेरियल को छोड़ भी नहीं सकते। तो इसका यूज़ हम लोग किसी अदर ऑक्साइड्स के को मिला करके ब्रिक्स बनाने के लिए करते हैं, जैसे कि मैग्नीशिया। ज़्यादातर हम लोग मैग्नीशिया का यूज करते हैं इसके साथ मिला करके ब्रिक्स बनाने के लिए। तो मैग्नीशिया ब्रिक्स जो हम लोग पढ़े थे उसके साथ जो थोड़ा डिमेरिट्स था एज ए रिफ्रैक्टिव, जैसे कि थर्मल एक्सपांसन थोड़ा ज़्यादा था या थर्मल शॉक रेजिस्टेंस कम था, स्ट्रेंथ कम था, तो इसमें यदि हम लोग क्रोमाइट मिला देंगे तो मिलाने के बाद क्या होगा, ये सब प्रॉपर्टी इन्हांस हो जाएगी। थर्मल एक्सपांसन कोफिशिएंट कम हो जाएगा मैग्नीसाइट, प्योर मैग्नीसाइट जो था। अब क्रोम में क्रोम ब्रिक्स का थर्मल एक्सपांसन कोफिशिएंट जो है वो कम हो जाता है, इसी तरह स्ट्रेंथ भी ये गेन कर जाता है। इस तरीके से हम लोग रॉ मटेरियल को ऑप्टिमाइज करके ब्रिक्स को बनाएंगे या बनाते हैं। तो ये हमारा ये है। अब नेचुरली जो क्रोमाइट होता है उसको हम लोग प्यूरिफाई कर लेते हैं, फिर कैल्सिनेशन करके ग्राइंडिंग करते हैं, फिर क्रशिंग ग्राइंडिंग करके साइलो में स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद बैचिंग करके हम लोग मैग्नीशिया मिला करके ब्रिक्स को बनाते हैं। ये वैसे ही सिंपल प्रोसेस होता है जैसे हम लोगों ने प्रीवियस रिफ्रैक्टिव में पढ़ा था। अब हम लोग बात करें कि मैग्नीशिया और क्रोमाइट कंटेंट डिफरेंट मैक्रोम और क्रोमिंग रिफ्रैक्ट्री में। तो जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि डोलोमाइट में जो फ्री सिलिका होता है स्टेबलाइज करने के लिए डाला जाता है कि जो फ्री डोलोमाइट में फ्री लाइम हो तो वो एक्सपांड नहीं कर जाए, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं कर जाए। तो इसके लिए हम लोग सिलिका को डालते हैं और ये कैल्शियम सिलिकेट फेज बनाता है जिससे कि एक्सपांशन रुक जाता है और डोलोमाइट का हम लोग स्टेबलाइजेशन करते हैं। उसी तरीके से इसमें भी कम टेम्परेचर पे फायरिंग की ज़रूरत पड़े तो हम लोग केमिकल बॉन्डेड ब्रिक्स बनाते हैं, सिलिका को मिलाते हैं और ये यहाँ पे मैग्नीशियम सिलिकेट मिनरल बनाता है और टेम्परेचर फायरिंग का काफ़ी लो कर देता है। और या एल्युमिना को मिलाते हैं तो मैग्नीशियम एल्यूमिनेट बनाता है, फायरिंग टेम्परेचर को कम कर देता है। और सिंटर ब्रिक्स में क्या होता है, किसी एडिटिव्स को नहीं मिलाते। तो मैग्नीशिया क्रोम ब्रिक्स में क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स का कंटेंट मिनिमम 55% होता है और क्रोम ऑक्साइड्स का कंटेंट जो है वो 6% होता है। यदि हमको सिंटर ब्रिक्स बनाना हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड्स का कंटेंट 75% मिनिमम होता है और Cr2O3 का कंटेंट 6% मिनिमम होता है। आप देखिए मैग्नीशिया क्रोम ब्रिक में 6% जो है वो क्रोमाइट है, लेकिन यही क्रोम मैग ब्रिक्स में देखिए तो क्रोमाइट का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, वो 18% के अप्रॉक्स हो जाता है। केमिकल बॉन्डेड ब्रिक्स में जो है हम लोग मैग्नीशियम कंटेंट 30% यूज करते हैं और क्रोमाइट कंटेंट, क्रोमियम ऑक्साइड कंटेंट वो 18% यूज करते हैं। सिंटर ब्रिक्स में हम लोग मैग्नीशियम का कंटेंट 50% और क्रोमियम ऑक्साइड्स का कंटेंट 18% यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमारा मैग क्रोम और क्रोम मैग में ऐसे डिवीजन होता है केमिकल कंपोजिशन वाइज। अब हम लोग एप्लीकेशन की बात करें तो प्योर क्रोमाइट ब्रिक्स का यूज हम लोग मोस्टली रीहीटिंग फर्नेस में, सोकिंग पीट के हर्थ में, रोलिंग मिल में करते हैं, क्योंकि इस प्योर क्रोमाइट ब्रिक्स का एब्रेशन रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। और हाई क्रोमाइट अबाउट 95% कंटेनिंग डेंस रिफ्रैक्ट्री जो होता है उसका यूज हम लोग फाइबर ग्लास फर्नेस के लिए करते हैं, ग्लास कॉन्टैक्ट एरिया में। इसका यूज इसलिए किया जाता है फाइबर ग्लास बनाने के लिए ग्लास कॉन्टैक्ट एरिया में, क्योंकि इसका जो कोरोजन रेजिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट होता है, बहुत ज़्यादा कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। तो सबसे मेजर यूज प्योर क्रोमाइट ब्रिक्स का जो है वो फाइबर ग्लास फर्नेस के लिए ही किया जाता है।
हम लोग अगले ब्रिक्स को देखें तो मैग्नीशिया क्रोम ब्रिक्स का यूज़ हम लोग कॉमनली यूज करते हैं सेकेंडरी स्टील मेकिंग में। जहाँ जहाँ मैग्नीसाइट ब्रिक्स का यूज़ करते थे वहाँ वहाँ हम लोग मैग्नीशिया क्रोम ब्रिक्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नीशिया क्रोम ब्रिक्स में ऑलमोस्ट 6% ही Cr2O3 होता है। इसका यूज इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि ये क्रोम ऑक्साइड जो है वो बेसिक स्लैग रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है, साथ ही साथ वॉल्यूम स्टेबिलिटी एट हाई टेम्परेचर पर भी बढ़ा देता है। लो ग्रेड मैग क्रोम ब्रिक्स का यूज़ हम लोग बैकअप लाइनिंग में, स्टील कन्वर्टर में, स्टील लैडल के लिए, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के लिए करते हैं। क्रोम मैग रिफ्रैक्ट्री का यूज़ हम लोग कॉपर मेकिंग फर्नेस के लिए या कन्वर्टर के लिए करते हैं। ये जो है नॉन फेरस इंडस्ट्री में इसका क्रोम मैग रिफ्रैक्ट्री का यूज़ करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।